गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टलों की संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता। दोनों ही नाम एक ही हैं, क्षमता बोल दो या दक्षता बोल दो। क्या होता है, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं या संकुलन दक्षता कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मान लिया किसी पात्र में हम कांच की गोलियां डाल दें, क्योंकि हम यहाँ अवयवी कणों को गोलाकार या गोले के रूप में मान रहे हैं, तो कांच की गोलियों से भर देते हैं पूरे पात्र को, यानी कि और गोली उसमें नहीं डाली जा सकती कांच की। लेकिन क्या उस पात्र के पूरे आयतन को उन गोलियों ने घेर लिया है? नहीं, उस पात्र का कुछ ना कुछ आयतन उन गोलियों के बीच में रिक्त रह जाता है। तो हमें यही देखना है कि जो अवयवी कण है वो क्रिस्टल के कितने आयतन को घेर लेते हैं और उसका प्रतिशत निकालेंगे, जिसे हम बोलेंगे प्रतिशत संकुलन क्षमता या दक्षता। सूत्र क्या है संकुलन दक्षता का? क्रिस्टल जालक में उपस्थित कणों का आयतन बटे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। जब इसे 100 से गुणा कर देंगे तो वो प्रतिशत संकुलन दक्षता आ जाएगी। तो प्रतिशत संकुलन दक्षता निकालने के लिए हमें क्या क्या आंकड़े चाहिए? जो अवयवी कण हैं, कुल कितने कण हैं, उन सभी कणों का कुल आयतन और उसमें क्रिस्टल के कुल आयतन का भाग दे देंगे और जब 100 से गुणा कर देंगे तो वही उसकी संकुलन दक्षता आ जाएगी। अच्छा, प्रश्न किस तरह से आता है परीक्षा में? या तो सीधा ही पूछा जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि बताइए सरल घनीय एकक कोष्टिका या सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता क्या होती है, या फिर संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए। दोनों बातों में अंतर है। सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, या फिर 2 का नहीं भी होगा, 1 का ही होगा, तो ये बड़ा क्वेश्चन होगा, यानी कि पूरे कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें गणितीय विधि से। और प्रश्न ये आता है कि सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता कितनी होती है बताइए, तो वहाँ सिर्फ आपको संकुलन क्षमता बतानी होगी। तो देखिए हमने कौन कौन से क्रिस्टल पढ़े हैं, उन्हीं की संकुलन क्षमता हम यहाँ निकालने की कोशिश करेंगे। हमने पढ़ा था सबसे पहले सरल घनीय क्रिस्टल बनाया था, सरल घनीय जालक जो बनाया था उसकी संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। सरल घनीय जालक, देखिए किसी क्रिस्टल की जो मात्रक कोष्टिका होती है उस मात्रक कोष्टिका की संकुलन क्षमता निकाल लो। जितने प्रतिशत उस मात्रक कोष्टिका की संकुलन क्षमता आएगी वही पूरे क्रिस्टल की भी संकुलन क्षमता कहलाएगी। इसीलिए हम यहाँ क्रिस्टल का नाम लेकर उस क्रिस्टल से संबंधित मात्रक कोष्टिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। उस क्रिस्टल का नाम लेकर उस क्रिस्टल में उपस्थित मात्रक कोष्टिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। कल ही हमने देखा था कि कौन से क्रिस्टल में किस प्रकार की मात्रक कोष्टिका होती है। सरल घनीय जालक में जो मात्रक कोष्टिका होगी वो कौन सी होगी? आद्य या सरल घनीय एकक कोष्टिका जिसे बोलते हैं, या आद्य एकक कोष्टिका या आद्य मात्रक कोष्टिका भी जिसे कहा जाता है। तो देखिए पहले हम सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता ज्ञात कर रहे हैं और हमें पता है कि इसमें आद्य एकक कोष्टिका, आद्य मात्रक कोष्टिका की संकुलन क्षमता हम निकाल लेंगे तो पूरे क्रिस्टल की संकुलन क्षमता आ जाएगी। तो देखिए ये है सरल घनीय मात्रक कोष्टिका। सरल घनीय मात्रक कोष्टिका के 8 कोनों पर 8 अवयवी कण होते हैं और कहीं भी अवयवी कण नहीं पाए जाते। तो एक कोने पर उपस्थित अवयवी कण का 1/8 भाग ही उस मात्रक कोष्टिका को मिलता है। तो इस प्रकार से 8 कोणों से जब 1/8 भाग मिलेगा तो सिर्फ एक ही कण बन पाएगा। इसका मतलब एक ही अवयवी कण होता है। तो हमारा जो सूत्र है उसमें कौन सा मान चाहिए? कणों का आयतन, एक ही कण है तो एक कण जिसे हम गोलाकार मान रहे हैं तो एक गोले का ही आयतन लिखना पड़ेगा यहाँ पे। सरल घनीय मात्रक कोष्टिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए कणों का आयतन, यानी कि एक ही कण है इसमें तो एक कण का आयतन लिख देंगे। कण यानी कि गोला, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³। और हमें दूसरा आंकड़ा क्या ज्ञात करना है? उस क्रिस्टल यानी कि उस मात्रक कोष्टिका का कुल आयतन ज्ञात करना है। तो दूसरा महत्वपूर्ण काम हमें यही करना है, तो हमारी संकुलन क्षमता आ जाएगी। तो यहाँ देखिए हमने ये मात्रक कोष्टिका ली है।
सरल घनीय एकक कोष्ठिका में घन के कोनों पर उपस्थित गोले एक दूसरे का स्पर्श करते हैं। तो यहाँ देखिए यह मुख्य बात है, जो कोने पर जो कण होते हैं, हम जब चित्र के द्वारा दर्शाते हैं तो इनको ऐसा लग रहा है दूर दूर हैं, लेकिन नहीं, ये जो कण है, ये इस कोने पर जो कण है और इस कोने पर जो कण है, ये आपस में स्पर्श कर रहे हैं। सामने जो कण है वो भी इसके साथ स्पर्श कर रहा है, यहाँ जो कण है वो भी इसके साथ स्पर्श कर रहा है। नीचे वाला जो कण है, जब इसका गोला बनाएंगे तो ये गोला ऊपर वाले से स्पर्श करेगा, सामने वाले से भी स्पर्श करेगा। ये वाला ऊपर वाले गोले से स्पर्श करेगा और इधर वाले से भी स्पर्श करेगा। एक बार मैं ये संरचना दिखा देता हूँ आपको किस प्रकार से होती है। तो ये देखिए, हम इस तरह से ये डायग्राम बनाते हैं। ये जो कोने ऊपर दिखा रखे हैं, ये एक तरह से लैटिस पॉइंट है, यानी कि जालक बिंदु हैं, लेकिन वास्तव में जो अवयवी कण हैं इस तरह से आपस में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए पाए जाते हैं, एक दूसरे से टच रहते हैं। ठीक है, तो आपने संरचना देखी, तो इसलिए हमने यहाँ अपने कैलकुलेशन के लिए सिर्फ 2 ही गोले लिए हैं, पीछे वाले इन 2 कोनों के, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये पीछे वाला ये गोला और ये गोला दोनों आपस में स्पर्श कर रहे हैं। हम क्या मान रहे हैं, जो घन हमने लिया है एकक कोष्ठिका घन के रूप में है, तो इसका किनारा ए मान लेते हैं। घन के सभी किनारे एक जैसे ही होते हैं, तो एक किनारे के लिए ए लिखा है, इसका मतलब सभी किनारों की लंबाई क्या है, हमने क्या मानी है, ए मानी है। गोले की त्रिज्या आर होती है, तो ये देखिए इतनी दूरी आर होगी, इस गोले की त्रिज्या है, और यहाँ से यहाँ तक इस गोले की त्रिज्या है। इसका मतलब ये जो दूरी है ए, ये ए है तो ये भी ए ही होगी। ये किसके बराबर होगी, 2r के बराबर होगी। घन का किनारा क्यों चाहिए, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। घन की किसी भी भुजा का क्यूब उस घन का आयतन होगी। तो घन की भुजा हमने क्या निकाल ली है, 2r। तो 2r का क्यूब करके और इसका भाग दे देंगे किसमें, अवयवी कणों के कुल आयतन में। तो ये देखिए दोनों आंकड़े आ गए हमारे पास। दूसरा आंकड़ा ये मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन यहाँ मैथमेटिकल तरीके से कैलकुलेट किया है। आद्य या सरल घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, घन का आयतन a क्यूब यानी कि 2r क्यूब होगा। तो संकुलन क्षमता क्या होगी, एक गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब बटे घन का कुल आयतन। घन का कुल आयतन क्या होगा, 2r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब में 2r क्यूब का भाग देंगे तो ये मान आएगा 0.524, और प्रतिशत संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे तो गुणा 100 और कर देंगे, तो प्रतिशत में मान क्या आएगा, 52.4%। और प्रतिशत में ही निकालना चाहिए अंतिम जो उत्तर है हमारा। आद्य घनीय एकक कोष्ठिका में गोलों द्वारा घेरा गया कुल आयतन 52.4% होता है। ये आपको वैसे याद भी रखना है और कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। 2 आंकड़े चाहिए। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि मात्रक कोष्ठिका में अवयवी कण कितने हैं। जितने अवयवी कण होंगे उसको गुणा कर देंगे 4/3 पाई r क्यूब से, तो वो गोलों का कुल आयतन आ जाएगा, बटे में उस घन का या उस मात्रक कोष्ठिका का कुल आयतन ज्ञात कर लेंगे। दोनों का भाग देकर 100 से गुणा करेंगे तो संकुलन क्षमता आ जाएगी। इसी प्रकार से अब हम काय केंद्रित घनीय संरचना में संकुलन दक्षता ज्ञात करेंगे। तो काय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका इस प्रकार से होती है। 8 कोणों पर तो अवयवी कण होते ही हैं, एक कण इस क्रिस्टल के बीचों बीच भी होता है। ठीक है, अब देखना, यहाँ भी हम जो अवयवी कण है उसकी त्रिज्या r मान रहे हैं, परमाणु बोल दो या अवयवी कण बोल दो, उसकी त्रिज्या r मान रहे हैं। घन का किनारा यहाँ भी a मान रहे हैं, लेकिन a बराबर यहाँ 2r नहीं है। कारण ये है, देखिए जब ये कण नहीं था बीच में, तब तो ये आपस में ये दोनों ही गोले टच कर रहे थे। लेकिन आप अनुमान लगाइए, ये अपने दिमाग में सोचिए कि 4 गोले या 4 बॉल नीचे रखी एक दूसरे से स्पर्श करती हुई और 4 उसके ऊपर रखती, तो ये तो होगी आद्य मात्रक कोष्ठिका। लेकिन जब उनके बीच में उसी साइज की कोई बॉल आप घुसाने की कोशिश करोगे और घुसा देते हो, तो देखिए क्या होगा, वो सभी 8 बॉल एक दूसरे से दूर हो जाएंगी।
एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, तो इसका मतलब ये है कि जो हम a बराबर 2r कर रहे थे, अब वो दूरी 2r नहीं होगी। कहने का मतलब ये है काय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसमें इस तरह से इनकी संरचना होती है। बीच में जब हम कोई अवयवी कण कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स घुसा देते हैं तो देखिए सभी आठों के आठों एक दूसरे से अलग हो गए हैं, बस बीच वाले के साथ टच में है। ठीक है ना, इस तरह की ये संरचना होती है, बीच वाले के साथ सभी ये टच में रहते हैं। तो ये जो दूरी है, इनके केंद्रों के बीच की दूरी है, ये a मान रहे हैं हम। तो ये a दूरी, अब ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक r है और यहाँ से यहाँ तक r है, तो इसको अब ये बीच की दूरी भी हमें काउंट करनी पड़ेगी। तो इसलिए अब ये a बराबर 2r नहीं है। इसका मतलब ये है कि काय केंद्रित घन संरचना या मात्रक कोष्ठिका के लिए a का मान हमें निकालना पड़ेगा, और यही देखना है कि किस तरह से a की वैल्यू ज्ञात करके हम इस मात्रक कोष्ठिका का आयतन ज्ञात करते हैं। तो दो आंकड़े ज्ञात करने हैं। पहला तो अवयवी कणों का कुल आयतन। तो हमें पता है कि काय केंद्रित घन संरचना में कितने अवयवी कण होते हैं, 2 होते हैं। तो एक आंकड़ा तो ज्ञात कर लिया, सीधा ही आ गया कि 4/3 पाई r क्यूब को 2 से गुणा कर दिया, ये अवयवी कणों का कुल आयतन आ गया। और इसमें किसका भाग देना है, इस मात्रक कोष्ठिका के कुल आयतन का भाग देना है। वो कुल आयतन ज्ञात कर रहे हैं, और कुल आयतन ज्ञात करने के लिए हमें किनारे की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी का क्यूब करके हम कुल आयतन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए दो समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम, ABC और ACD। इनकी सहायता से हम ये ज्ञात करेंगे, ABC और ACD। पहले त्रिभुज ABC से लेंगे। तो हमें पता है कि ये कोण 90 डिग्री का है, तो इसके सामने वाला ये भुजा कर्ण होगी। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बटे प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। त्रिभुज ABC से हमने क्या देखा, देखिए यहाँ बना देता हूँ जिससे आसानी रहेगी जानने में। ये A लिया है, ये B, ये C और ये D लिया है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC से ले रहे हैं। तो AC का मान ज्ञात कर रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। AC स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये AB क्या है, भुजा है किसकी, घन की। BC भी घन की भुजा है, और घन की भुजा हमने A मानी है, तो AB बराबर भी A होगा, तो A का स्क्वायर, और BC बराबर भी A है, तो ये भी A का स्क्वायर होगा। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2A स्क्वायर हो गया। ठीक है, AC का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब त्रिभुज ACD, इसको देखते हैं। तो ये कोण 90 डिग्री का है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये कर्ण होगी। तो कर्ण AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब यहाँ देखो AC का मान हमने ज्ञात कर लिया है, 2A स्क्वायर रख दिया। और CD क्या है, घन की भुजा है, तो घन की भुजा क्या है, A है, तो CD स्क्वायर बराबर A स्क्वायर हो गया। तो AD स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3A स्क्वायर। ठीक है, या AD बराबर √3A स्क्वायर या A√3। अब देखिए AD का एक मान तो ये आ गया, A√3 आ गया। अब हमें पता है कि ये गोला, बीच वाला गोला, देखिए ये गोला, बीच वाला और नीचे वाला, इनके केंद्रों को मिलाते हुए तो चल रहे हैं, तभी तो AD बना है। तो ये सभी आपस में स्पर्श कर रहे हैं इस तरह से। ये बीच वाला है, देखिए मैंने कहा था कि जब बीच में बॉल घुसा दोगे तो वो 8 बॉल बीच वाले से तो संपर्क में रहेंगी, लेकिन आपस में दूर दूर हो जाएंगी। बीच वाले गोले से संपर्क में है। तो अब देखिए ये A और D है, ये इस गोले की त्रिज्या है, ये व्यास हो गया, व्यास 2r हो गया, और ये इस गोले की त्रिज्या है। A और D के बीच की दूरी क्या हो गई, 4r हो गई। ठीक है ना, तो AD का एक मान आया A√3
और दूसरा मान आया 4r, क्योंकि हमें a निकालना है इसलिए इसके बराबर इसको रख देते हैं हम। 4r बराबर क्या रख दिया, a अंडर रूट 3। तो a बराबर क्या हो गया, 4r अपॉन अंडर रूट 3। a का मान आ गया है, a का मान ही निकालना था। अब इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे तो इस घन का आयतन आ जाएगा। इसका क्यूब किया तो ये मान आया। गोले के कुल आयतन में घन के कुल आयतन का भाग दिया और 100 से गुणा किया तो मान कितना आता है, 68%। यही इसकी संकुलन क्षमता होती है, अर्थात बीसीसी संरचना में गोलों द्वारा घेरा गया कुल आयतन 68% होता है। चलिए अब बात करते हैं एचसीपी या सीसीपी या एफसीसी संरचनाओं में संकुलन क्षमता। हमने क्रिस्टलों का निर्माण पढ़ा था तो हमने कहा था कि एचसीपी और सीसीपी दोनों ही प्रकार के क्रिस्टलों की संकुलन क्षमता 74% होती है। इसलिए इनके संकुलन क्षमता को निकालने का जो तरीका है ये कंबाइंड रूप से हम एक साथ ही देख रहे हैं। वैसे एचसीपी का तरीका अलग होता है, इसकी मात्रा कोष्टिका भी अलग होती है। सीसीपी की मात्रा कोष्टिका क्या होती है, फलक केंद्रित मात्रा कोष्टिका होती है, वो इस तरह की होती है। तो इसके लिए भी हम इसी विधि का उपयोग करते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में इसके लिए अलग से कोई मेथड दे नहीं रखा है और ना ही हमारे सिलेबस में है। लेकिन हम अगर हमारे सामने अगर क्वेश्चन आ ही जाता है परीक्षा में कि एचसीपी की संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए, तो हम इसी तरीके का उपयोग करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसी तरह से हमें दे रखा है। तो यहाँ जो मात्रक कोष्टिका है वो फलक केंद्रित मात्रक कोष्टिका है। यहाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए ये एक फलक पे ही दिखाया है, 8 कोनों पर तो होते ही हैं अवयवी कण, सभी 6 के 6 फलकों पर भी होते हैं। क्योंकि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इसलिए सिर्फ इस फलक को लेकर ही हम इस मात्रक कोष्टिका का आयतन, कुल आयतन ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं दिखा देता हूँ एनिमेशन के थ्रू कि कैसे इसकी संरचना होती है। ये है हमारी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें देखिए फेस जो हैं यानी कि फलक जो हैं उन पर भी एक अवयवी कण पाए जाते हैं, और ये तो लेटेस्ट पॉइंट हम दिखा रहे हैं। और अब वास्तविक संरचना, असली संरचना इनकी जो होगी वो ये होगी कि फेस पे जो एटम है वो उसके चारों कॉर्नर्स वाले एटम से टच में रहेगा। देखिए इस तरह के स्ट्रक्चर है, लेकिन जो कॉर्नर्स वाले हैं, कोने वाले हैं, वो आपस में टच में नहीं पाए जाते। इस तरह की ये मेन स्ट्रक्चर है इसकी। और डायग्राम में जो हम दिखाते हैं वो लैटिस पॉइंट्स दिखाते हैं। वास्तव में जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से टच में रहते हैं। तो हमने देखा कि जब फलक में ये अवयवी कण घुसा देते हैं तो ये चारों जो अवयवी कण थे ये जब आपस में स्पर्श करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही फलक में एक अवयवी कण घुसाया तो ये दूर दूर हो जाते हैं। तो यहाँ भी वही समस्या आई कि एक घन का किनारा हम A मानते हैं, इस किनारे को A मानते हैं, लेकिन यहाँ ये भी 2R नहीं है। यानी कि जब ये दोनों ही अलग अलग हो गए अवयवी कण तो उनके बीच में कुछ स्पेस रह गया, गैप रह गया। उस गैप का भी मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि A का मान ज्ञात करके फिर उसका क्यूब करके अवयवी कणों के कुल आयतन में भाग दे देंगे और 100 से गुणा करके संकुलन क्षमता ज्ञात कर लेंगे। परमाणु की त्रिज्या यहाँ भी हम R मान रहे हैं। अब पहला आंकड़ा ज्ञात करना है कि अवयवी कण कितने होते हैं। हमें पता है एफसीसी फलक केंद्रित मात्रक कोष्टिका में अवयवी कण 4 होते हैं। तो पहला जो आंकड़ा है गोलों का कुल आयतन, उसको 4 से गुणा कर देंगे एक गोले के आयतन से। तो ये आंकड़ा तो आ गया ऊपर वाला। नीचे वाला घन का कुल आयतन ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम एक फिर से समकोण त्रिभुज इसको लेते हैं ABC को। यहाँ AC का मान ज्ञात करते हैं पहले, और इसी से हम A का मान ज्ञात कर लेंगे। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB घन का किनारा है तो A स्क्वायर, घन के किनारे को A माना है। BC भी घन का किनारा है, ये भी A ही मानेंगे। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आ गया AC का मान। तो AC बराबर आ जाएगा A अंडर रूट 2, यानी कि ये 2A स्क्वायर आएगा। AC स्क्वायर का मान 2A स्क्वायर आएगा, तो AC का मान क्या आ जाएगा, A अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें फिर वही देखेंगे, AC को देखें तो ये गोला, फलक वाला गोला
और सी बिंदु पर जो गोला है वो भी आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, और आपस में स्पर्श कर रहे हैं, तो ये ए सी का मान 4r के बराबर आ गया। यानी कि ये गोला इसके यहाँ तक की दूरी r है, फिर ये दूरी 2r है तो 3r होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी फिर से r है तो 4r होगी। ए सी का मान a√2 और 4r है, दोनों को बराबर में रखेंगे तो a का मान आ जाएगा a बराबर 4r√2। a का मान आ गया, ये है 4r/√2, तो इसका क्यूब करके गोलों के कुल आयतन में भाग दे देंगे। इसका क्यूब किया तो ये मान आया 64r³/2√2। ठीक है, तो संकुलन क्षमता ज्ञात करने का सूत्र है गोलों का कुल आयतन, ये हमने ज्ञात कर लिया था 4 गुणा 4/3 πr³ यानी कि 16/3 πr³। क्रिस्टल का कुल आयतन यानी कि घन का कुल आयतन, ये हमने अभी ज्ञात किया ए का मान ज्ञात करके, गुणा 100। जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो मान कितना आएगा 74%। अर्थात FCC, CCP या HCP में गोलों या कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन 74% होता है। आई होप आपको समझ में आई होगी। कोई भी समस्या है तो मुझे ज़रूर बताना। कोई संकुलन क्षमता निकालने का तरीका समझ में नहीं आया है तो मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर बताना। थैंक यू।